में बात करने वाले हैं क्लास 10 इतिहास अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय नोट्स। यानी कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन रिलेटेड, यानी कि क्वेश्चन आंसर की बातें करने वाले हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि हमको सबसे पहले अध्याय को समझना जरूरी है। अध्याय को हम ना समझेंगे तो ना ही क्वेश्चन ना ही आंसर कर पाएंगे। अगर अध्याय हम समझते हैं तो हमारा टोटल क्वेश्चन आंसर सॉलिड हमारा याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अध्याय को जानेंगे। तो अध्याय हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यानी कि यूरोप जो ये देश था ना, उसमें से राष्ट्रवाद का उदय, मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्र का उदय कब हुआ था, यह हम जानेंगे। ठीक है, और हम वीडियो में बने रहें। और जो नए हमारे चैनल पर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो देखिए, राष्ट्रवाद एकता और सामान्य चेतन की भावना को संदर्भित करता है, जो जब तब तक सक्रिय होती है जब तक एक सामान्य क्षेत्र में रहने वाले लोग सामान्य ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समझा करते हैं। ठीक है, पृष्ठभूमि जो है वो समझा करते हैं। ठीक है, पृष्ठभूमि जो है वो लोग समझा करते हैं। पहले ही लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, जैसे कि भारत में के मामले में, लेकिन अपने राष्ट्र के प्रेरित प्रेम में उन्हें एक साथ रखी गई है। यानी कि राष्ट्रवाद वह है कि राष्ट्रवाद एकता, सामान्य चेतन की भावना, यानी कि सामान्य तौर पर जो है उसका चेतन की भावनाएं हैं। ठीक है, और उनमें अलग अलग तरह की भाषाएं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में राष्ट्रवाद का एक भांति के रूप में उभरा। इनमें से यूरोप की राजनीति और मानसिक दुनिया में व्यापक परिवर्तन लाए, जिनके पारंपरिक रूप में राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ। ठीक है, तो राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ था। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि फ्रेडरिक सार्यू और उनका विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है। देखिए, फ्रेडरिक सार्यू एक फ्रांसीसी कलाकार ने 4 प्रैक्टिक एवं श्रृंखलाएं बनाई थी, जिसमें से 1848 में लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य से बनी दुनिया के उनके सपनों का दर्शाया गया था। यानी कि 1848 में उनका लोकतांत्रिक सामाजिक गणराज्य बनी थी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि निरंकुशवादी। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, निरंकुशवादी है क्या। ठीक है, निरंकुशवादी है क्या। तो आप देख सकते हैं निरंकुशवादी का मतलब क्या होता है। वस्तु शासन प्रणाली की सरकार, जिसमें प्रयोग की जाने वाली शक्ति पर कोई रोक नहीं होती है। ऐतिहासिक में ये शब्द राजाशाही सरकार के रूप में संदर्भित करता है, जो केंद्रीय सैनिकृति की जिम्मेदारी थी। यानी कि उसे निरंकुशवादी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यूटोपियन क्या है। एक ऐसे साम्राज्य की परिकल्पना जो इतनी आदर्श है कि वास्तव में उसका अस्तित्व होना संभव नहीं है। ठीक है, यूटोपियन जो है एक ऐसा समाज की परिकल्पना, यानी कि उसकी जीवन का जो रहन सहन है, जो इतनी आदर्श मतलब इतनी अच्छा है कि वास्तव में उसका अस्तित्व होना संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं। जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं। तो एक प्रत्येक मतदान जिसके द्वारा किसी क्षेत्र के सभी लोगों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है, उसे जनमत संग्रह कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का कारण कौन कौन से हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कौन कौन से कारण हैं। तो आप कारण पूछे जाएंगे तो कौन कौन से कारण हैं। निरंकुश का सिद्धांत, उदार विचारों का प्रसार, स्वतंत्र समानता और बुद्धत्व का नारा, शिक्षित मध्य वर्ग भूमिका।
यानी कि एक हो गया, यानी कि हो गया 1 2 3 4, यानी कि 4 है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास कब कब हुआ। तो यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास कब हुआ, तो फ्रांसीसी क्रांति में 1789 को हुआ, और नागरिक अहिंसा में 1804 को हुआ, विनय कॉन्फ्रेंस में 1815 में हुआ, और उसके बाद उदारवादी द्वारा क्रांति 1848 ईस्वी में हुआ। जर्मनी का एक एकीकरण 1866 से 1871, इटली का एक एकीकरण में हुआ है। तो आपको बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आगे वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर फ्रांसीसी क्रांति से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आएगा। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तब तक के लिए गुड बाय।